नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। वक्त हुआ है सुपरफास्ट न्यूज का। मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिल्ली से गए एक पत्रकार अक्षय सिंह की मौत हो गई है। अक्षय दिल्ली से मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला कवर करने गए थे। पत्रकार अक्षय सिंह आज तक न्यूज चैनल से जुड़े थे। वो झाबुआ में व्यापम घोटाले में ही रहस्यमय तरीके से मारी गई नम्रता के पिता का इंटरव्यू ले रहे थे। खबर है कि इंटरव्यू लेने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। नम्रता के पिता मेहताब सिंह का कहना है कि अक्षय इंटरव्यू के बाद घर के बाहर कुछ कागजात लेने के लिए खड़े थे कि तभी उनके मुंह से झाग निकला और वो गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के चश्मदीद ओम प्रकाश दामोर ने कहा कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, होंठ हिलने लगे और मुंह से झाग आने लगा। भाई साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनके होंठ हिलने लग गए और मुंह से उनके झाग आया और हाथ अचानक मूव करने लग गया। मूव करने के बाद उनको अचानक गिरने लगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद उनका शव इंदौर लाया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुझे जानकारी मिली है और जैसी जानकारी मिली हम लोगों ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। दाहोद में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, वहां से उनका पार्थिव शरीर फिर इंदौर लाया जाएगा, जो मैंने व्यवस्थात्मक बात की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर दुख जताया है। राहुल ने कहा है कि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की पड़ताल कर रहे पत्रकार अक्षय सिंह की असमय मौत का गहरा दुख है। मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। पत्रकार अक्षय सिंह की रहस्यमय मौत को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय ने विसरा की जांच दिल्ली के एम्स में कराने की मांग की। मुझे बेहद दुख है। अक्षय मुझसे मिलकर ही मध्य प्रदेश गया था। उसकी दुखद घटना से मैं तो बहुत ही दुखी भी हूँ और शॉक्ड हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला कवर कर रहे पत्रकार अक्षय सिंह की रहस्यमय मौत को लेकर डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी तरह की बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हरीश नागर ने फोन पर बातचीत के दौरान ये बातें कही। डॉक्टर के मुताबिक आगे की जांच अब मेडिकल कॉलेज में होगी। साथ ही नमूने पुलिस को सौंप दिए गए हैं। व्यापम भर्ती घोटाले की निगरानी कर रही स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसआईटी के प्रमुख ने दावा किया है कि इस घोटाले में एसटीएफ के पास राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एसटीएफ प्रमुख जस्टिस चंद्रेश भूषण ने कहा है कि जब राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तब एसटीएफ उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि एसटीएफ ने राज्यपाल राम नरेश यादव और उनके बेटे शैलेश यादव के खिलाफ मामला कायम किया था, मगर हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि राहुल गांधी ने कभी भी ललित मोदी की मेहमान नवाजी का फायदा उठाया। आपको बता दें कि ललित मोदी ने कल देर रात ट्वीट करके पूछा था कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बताएं कि क्या उन्होंने ललित मोदी की मेहमान नवाजी स्वीकार की थी। ललित मोदी ने ट्वीट करके राहुल की एक तस्वीर भी जारी की। इसमें ललित मोदी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और शाहरुख खान वीआईपी बॉक्स में बैठे मैच देख रहे हैं। ललित मोदी के राहुल के बारे में उठाए गए सवाल पर कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए आरोपों को गलत करार दिया है। माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ललित मोदी ने जिस बॉक्स का फोटो ट्वीट किया है उसमें शाहरुख और बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसने किसको पास दिया, तो क्या सभी ने ललित मोदी की मेहमान नवाजी स्वीकार की थी। माकन ने कहा कि दरअसल छोटे मोदी बड़े मोदी की मदद करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि ललित मोदी को भगाने की कोशिश मंत्रियों ने की है या नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग पर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली बीजेपी के मुताबिक उनके विधायकों ने कभी ऐसी कोई मांग ही नहीं उठाई। बीजेपी ने एएपी पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उन्हें किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हर विधायक को 1 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन अब एएपी को 1 लाख रुपए भी पूरे नहीं हो रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक उनकी बेसिक सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए ही है। कई विधायकों का घर नहीं है और कई के पास छोटा घर है, जिससे उन्हें जनता से मिलने में भी दिक्कतें होती हैं। जौनपुर जिला जेल में पिटाई से एक कैदी की मौत के बाद वहां मौजूद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि बंदी रक्षकों की पिटाई से कैदी श्याम यादव की मौत हो गई। हंगामा कर रहे कैदियों पर नियंत्रण करने के लिए जेल में पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस को बेकाबू कैदियों को काबू में करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। जेल में कैदियों के हंगामे की खबर पाते ही जिले के पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंचे और उनकी अगुवाई में कैदियों को शांत करने की कोशिश की गई। घंटों की मशक्कत और कैदियों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के बाद उनको काबू किया जा सका।
उत्तर प्रदेश में अपराधी लंबू शर्मा के पकड़े जाने के बाद और उसके मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी लेने की बात बताए जाने के बाद एक बार फिर से गैंगवार की आशंका पैदा हो गई है। लंबू शर्मा को जब बीते सप्ताह दिल्ली स्पेशल सेल ने दबोचा और उसने पूछताछ में माना था कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की सुपारी ली थी, उसके इस खुलासे के बाद एक बार फिर से ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच मरने मारने का खेल शुरू हो सकता है। मुख्तार और ब्रजेश की अदावत में अब तक 90 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 80 के दशक में शुरू हुई ये दुश्मनी आज भी जारी है। महाराष्ट्र सरकार एक सर्वे करा रही है जिसके जरिए राज्य के सभी धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती की जा रही है। सर्वे की टीम घर घर जाकर जानकारी ले रही है कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते। बाकायदा बच्चों की उंगलियों में मार्कर से निशान बनाया जा रहा है। इस सर्वे से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक संस्थानों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा के अलावा कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। बता दें, गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन घोषित किया जाए। शिवसेना ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए मुंबई में बीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में टैबलेट बांटे। दादर इलाके में बालमोहन स्कूल के 400 बच्चों को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने टैबलेट बांटे। शिवसेना ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर 8वीं से 10वीं क्लास के छात्रों को टैबलेट देगी। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए दूसरे लोगों को भी आगे आना होगा। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को भी टैबलेट बांटे जाएंगे। दाऊद के सबसे करीबी गुर्गे छोटा शकील ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि दाऊद इब्राहिम कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे आसानी से पकड़ लिया जाए। छोटा शकील ने कहा कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो पहला बयान हम लोगों को लेकर ही देती है, उसको लेकर आएंगे, घुस के लेकर आएंगे, क्या बकरी का बच्चा समझ रखा है। शकील ने कहा कि ये ख्याली पुलाव है, ये सपने देखते हैं, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक अंग्रेजी अखबार में छोटा शकील की बातचीत पर राम जेठमलानी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें खुद दाऊद ने फोन किया था। राम जेठमलानी ने कहा कि लंदन में दाऊद ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। वो सरकार से ये वादा चाहता था कि केस की सुनवाई के दौरान उसे जेल में न रखा जाए क्योंकि उसे डर था कि जेल में उसे मार दिया जाएगा। इस बातचीत की जानकारी उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम शरद पवार को भी दी थी। दाऊद की वापसी की अपील ठुकराने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश के कानूनों के चलते दाऊद को छूट नहीं दी गई। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने कहा कि राम जेठमलानी ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि दाऊद को भारत आने दीजिए तो सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन शर्त रखी थी कि दाऊद को जेल में नहीं बल्कि उसके घर में रहने दिया जाए। पवार ने कहा कि एक शख्स पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हो तो भला कैसे उसे जेल से बाहर रहने की इजाजत दी जा सकती है, इसीलिए जेठमलानी का प्रस्ताव नहीं माना गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और उनके परिवार पर 36,000 करोड़ के चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने एक डायरी के हवाले से कहा है कि दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में 16-16 करोड़ रुपए भेजे गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग की है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को 1 रुपए में चावल उपलब्ध कराने की वजह से रमन सिंह चावल वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने डायरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रमन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा मंच ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें संघ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये प्यार का संदेश देने वाला कार्यक्रम था। वहीं मुस्लिम मंच के संयोजक अफजल का कहना था कि चूंकि पीएम मोदी को पहले से इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तय किए गए मानकों का कौन सी इमारत में पालन हो रहा है, ये जानने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 29 इमारतों की जांच की। हैदराबाद हाउस स्वच्छ भारत अभियान की रेटिंग में अव्वल रहा। विज्ञान भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन भी सर्वाधिक 20 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक छठे नंबर पर रहे। लुटियंस दिल्ली की आत्मा माने जाने वाले कृषि भवन और शास्त्री भवन तो इस रेटिंग में आखिरी स्थान पर रहे। गुजरात में हुई तेज बारिश से सबसे ज्यादा तबाही अमरेली जिले में हुई। सैलाब की वजह से जिले का हीरा उद्योग भी प्रभावित हुआ है। अमरेली जिले में हीरे के करीब 1800 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने फिलहाल बंद पड़े हैं। सभी कारखानों में पानी घुसने की वजह से कामकाज ठप है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। सूरत के बाद देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री अमरेली जिले में है। हीरा उद्योग ठप होने की वजह से वहां काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। हीरा कारखाने के मालिकों का कहना है कि डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही मंदी की चपेट में थी और ऊपर से सैलाब ने इस उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब कारखाना मालिकों को सरकार से मदद की उम्मीद है।
वाराणसी के रहने वाले 33 साल के युवक को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पीएमओ से 2,17,000 रुपए मिलने के बाद भी अस्पताल में नंबर नहीं आने की वजह से मौत हो गई। फरवरी में संतोष के ऑपरेशन के लिए लखनऊ के पीजीआई के बैंक अकाउंट में पीएमओ की ओर से 2,17,000 रुपए जमा कराए गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक संतोष का नंबर 8 महीने बाद आना था, यानी संतोष को इलाज के लिए 8 महीने का इंतजार करना था। अफसोस संतोष इतना लंबा इंतजार नहीं कर पाया और 5 महीने बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। संतोष की बहन रीता अपने भाई को किडनी देने वाली थी। सिविल सेवा परीक्षा 2014 के नतीजों में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ते हुए बाजी मारी है। यूपीएससी के नतीजों में पहले 4 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। सिविल सेवा परीक्षा में ईरा सिंघल ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर रेणु राज, तीसरे पर निधि गुप्ता और चौथे स्थान पर वंदना राव रही हैं। 5वें स्थान पर सुहर्ष भगत रहे हैं। टॉप 10 में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। इस परीक्षा में 1364 लोग पास हुए हैं। बता दें कि पिछले साल प्रिलिमिनरी एग्जाम में 4,51,000 कैंडिडेट शामिल हुए थे। उनमें से सफल 16,286 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठे थे। कानपुर में एक नागिन ने एक पूरे परिवार को 3 दिनों तक परेशान रखा। इससे परेशान होकर उन्होंने सपेरों की मदद ली। कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में ये सपेरे सांप को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सपेरे घूम घूम कर सांप को तलाश रहे हैं। बीन की तान पर वो सांप को बिल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सांप है कि बिल से निकल ही नहीं रहा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सपेरों को नागिन को बिल से निकालने में सफलता मिली, जिसके बाद नागिन को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया गया। इस दौरान नागिन ने काटकर सपेरे को जख्मी कर दिया। नागिन के पकड़े जाने के बाद अब वो परिवार राहत महसूस कर रहा है। पकड़ी गई नागिन को पद्मा नागिन बताया जा रहा है, जो काफी जहरीली होती है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में रहने वाले अली अहमद के घर से 29 जून को बकरा चोरी हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 जुलाई को बकरा चोरी की FIR दर्ज कर ली। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया, जिसके पास एक बकरा था, लेकिन अली ने जब बरामद बकरे को देखा तो उसने साफ कह दिया कि ये बकरा उसका नहीं है। अब पुलिस फिर से अली अहमद के बकरे को खोजने में जी जान से जुट गई है। यूपी में मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मासूम बच्चों की मौत पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों की मौत से नाराज गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दिल्ली देहरादून हाईवे जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने के लिए भारी पुलिस बल पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर एक बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया। 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। पटना के बेऊर जेल में कैदियों के 2 गुटों में झड़प हो गई। झड़प में एक कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई। सरस्वती खंड में कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें चंदन नाम के एक कैदी की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल कैदी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बेऊर जेल प्रशासन में खलबली मच गई। बाद में जेल सुपरिंटेंडेंट ने टीम बनाकर जेल के अंदर छापेमारी की। घटना के बाद बेऊर जेल में भारी तनाव है। इस मामले में जेल वार्डन को निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बहनोई एजाजुल हक पर हमला करने वाले आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि पूर्व मंत्री उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करते थे। आरोपी ने एजाजुल हक को पटना में चाकू मारकर घायल कर दिया था। हमले के वक्त वो अपने फ्लैट में सो रहे थे। हालत में एजाजुल हक का इलाज पटना के निजी अस्पताल में चल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान न होइएगा। गुजरात में एक लैंड क्रूजर कार की हालत ऐसी हो गई कि उसे गधों से खिंचवाना पड़ रहा है। सूरत के नामी बिल्डर तुषार घेलानी ने 5 साल पहले करीब 1 करोड़ कीमत की लैंड क्रूजर खरीदी थी, लेकिन सर्विस न होने के चलते अब करोड़ों की इस गाड़ी को गधों से खिंचवाया जा रहा है। बिल्डर तुषार घेलानी डीलर की सर्विस से बेहद नाखुश हैं, तो कार बेचने वाले ने अब तक चुप्पी साध रखी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स के 5वें स्थान के प्लेऑफ में जापान को 1-0 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद बढ़ा दी है। भारत की ओर से विजय गोल रानी रामपाल ने 13वें मिनट में दागा, जबकि गोलकीपर सविता ने विरोधी टीम के कई हमलों को नाकाम किया। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में जगह बना ली। वहीं पुरुषों में रोहन बोपन्ना और फ्लोरियन मेर्जिया की जोड़ी ने भी जीत दर्ज करते हुए तीसरे दौर में प्रवेश किया। बांग्लादेश के दौरे पर पहुंची दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम अपना पहला T20 मैच आज मीरपुर में खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेशी टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भी कहा कि वो बांग्लादेश को कम नहीं आंकेंगे। विंबलडन में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच और 2004 की महिला विजेता मारिया शारापोवा आखिरी 16 में पहुंच गए हैं। वहीं महिलाओं में नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला अपनी ही सगी बहन वीनस विलियम्स से होगा।
इंग्लैंड में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जेम्स फॉकनर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से कड़ी सजा मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक फॉकनर पर 8 वनडे मैचों का बैन लग सकता है। गौरतलब है कि फॉकनर को इंग्लैंड की मैनचेस्टर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लीबिया के डेरेना शहर में हुए कार बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 15 लोग घायल भी हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री, वेयर हाउस और एयर डिफेंस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमले किए गए। हुती विद्रोहियों के कब्जे के बाद मार्च से ही यमन में हवाई हमले किए जा रहे हैं। करीना कपूर झलक दिखलाजा में बजरंगी भाईजान का प्रमोशन नहीं करेंगी। इस बार शो के जज शाहिद हैं, इसलिए करीना ने इस शो पर जाने से इनकार कर दिया। शाहिद कपूर की शादी में अब तक सलमान खान को न्योता नहीं मिला है। सलमान का कहना है कि वो शादी में शरीक होना चाहते हैं और उन्हें न्योते का इंतजार है। 7 जुलाई को शाहिद की मीरा राजपूत के साथ शादी है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कमाई का आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच गया। यह आंकड़ा पार करने वाली साल 2015 की पहली फिल्म है। कंगना और माधवन स्टारर यह फिल्म अभी तक दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। वरुण धवन ने अपनी नई फिल्म ढिशुम की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में वरुण के साथ जॉन अब्राहम है और इस फिल्म को वरुण धवन के भाई रोहित धवन बना रहे हैं। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की पहली फिल्म मिर्जा अगले साल 13 मई को रिलीज होगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जबकि हीरोइन बनी है सायामी खेर।